को लेकर के बात करेंगे एंड और सब कोई प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर। शि, शिल्पी मैडम आपके पास से आवाज आ रही बैकग्राउंड से, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। या हेलो। जी जी जी। हाँ हाँ। उसका डेट देखना पड़ेगा, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यू कैन गेट इट, दैट विल बी अवेलेबल एनीवेयर, वो मेरी किताब में भी होगा। लेकिन जब एक लेक्चर देते रहते हैं तो बहुत सारे डेट्स नहीं याद रहते हैं, और वो कोई बड़ी चीज नहीं, यू विल गेट इट एनीवेयर, यू विल चेक, यू कैन चेक, यू कैन गेट, खासकर हाँ डेट का जो चीजें हैं वो चीजें आप खुद ब खुद इन सब चीजों को, जो भी बुक्स आए आपको लगे कि ये जो है उसमें है, तो आप उसकी डेट खुद ब खुद चेक कर लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं, यू कैन गेट। हाँ। दूसरा चीज जो है, आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो ओड को लेकर के बात करेंगे, और यू विल कम टू नो कि ओड से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में आए भी हैं, पूछे भी जाते हैं। और अगर हमने आज ओड को कवर कर लिया तो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री कवर हो जाएगा। तीसरा चीज है कि हमने दो टेस्ट कराया हुआ था, और उन दोनों टेस्ट को मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था। तो मेरी पहली प्रायोरिटी में शाम की क्लास में जो दोनों टेस्ट मैंने कराया हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस जो है आपसे डिस्कस करने का प्लान है, ताकि आज मैं उसको डिस्कस करूंगा, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे चीजें समय गुजरता जाता है तो उतना ज्यादा उसके प्रति आदमी पैशनेट नहीं होता, और उतना ज्यादा उसमें ईगरनेस या क्यूरियोसिटी उस चीज को लेके खत्म होती। तो मैं चाहता हूँ कि उन दोनों टेस्ट को अच्छे ढंग से उसके क्वेश्चंस के आंसर हम लोग जो है जान लें, क्योंकि बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं जो आएंगे या पूछे जाएंगे। तो पहला चीज की जो ओड है, ओड एक तो हमें पता है कि यह क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ओड सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है तो ओड का डिफिनीशन क्या हो सकता है। एक तो हमें ये समझना है कि ओड जो है एक ऐसी पोयम है जिसमें किसी चीज को क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। इन ओड समवन इज एड्रेस्ड, या ओड इज नॉट रिटन फॉर बट टू। जो ओड है, यह जो है एक पहला पॉइंट आप यही लिखिएगा, ओड इज नॉट रिटन फॉर बट टू, ओड इज नॉट written for, ode is not written for but to. Always you will get the preposition ode to nightingale, ode sometimes ode to autumn, ode on Grecian urn। you will come to know कि ज्यादातर ओड के साथ जो प्रिपोजिशन आया है वह टू आया है, और यह इंडिकेट करता है कि इट इज नॉट रिटन फॉर, मतलब इसमें किसी चीज को लेके हम डेडिकेट नहीं करते, बल्कि उसमें किसी चीज को हम एड्रेस करते हैं। इन ओड समवन इज एड्रेस्ड ईदर एनिमेट ऑब्जेक्ट और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। जो ओड होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज को एड्रेस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और जिस चीज के बारे में हम बताते हैं वह सजीव चीज भी हो सकती है, निर्जीव चीज भी हो सकती है, और abstract आइडियाज भी, और वो हमारे आइडियाज भी हो सकते हैं। सो इन ओड क्या होता है, ओड इज नॉट रिटन फॉर बट टू, ये एक बेसिक पॉइंट होता है ओड का। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इट इज अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, इट इज अ सीरियस and dignified composition, it is a serious and dignified, D-I-G-N-I-F-I-E-D, dignified composition, C-O-M-P-O-S-I-T-I-O-N, it is a serious and dignified composition। इसमें जो भी होगा वह जो है बहुत ही डिग्निफाइड होगा, शानदार ढंग से और सीरियस ढंग से चीजों को बताया जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द थर्ड पॉइंट, ऑलमोस्ट इट इज इन राइम एंड लार्जर देन लिरिक। ऑलमोस्ट
it is in rhyme. rhyme, almost it is in rhyme, and larger than lyric. larg, larger than lyric. lyric, almost it is in rhyme and larger than lyric. मतलब you will come to know कि जो ओड है, you will come to know वो ज्यादातर किसमें है, राइम में है, और वह लिरिक से बड़ा होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज लार्जर देन लिरिक। तो यू विल कम टू नो कि ऑलमोस्ट इट इज इन राइम एंड लार्जर देन लिरिक। ज्यादातर यह किसमें होता है, राइम में होता है और लिरिक से बड़ा होता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि इन ओड इज नॉट रिटन फॉर बट टू, नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया इट इज अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन। फिर मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट इट इज इन राइम एंड लॉन्गर देन लिरिक या लार्जर देन लिरिक। जो फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो चीज पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया कि इट इज नॉट रिटन फॉर बट टू, लेकिन फिर भी उसका एक लैंग्वेज, एक सेंटेंस में कैसे आपको लिखेंगे, इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। इट इज ऑफन, OFTEN, it is often in the form of an address, in the form of an address. It is often in the form of an address. यह ज्यादातर किस में होता है, एड्रेस के फॉर्म में होता है। इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। यू विल कम टू नो ये जो चीजें बताई जा रही कि इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, इसमें किसी को एड्रेस किया जाता है। और कभी कभार तो इसको जो लिखा गया है वह कोई इम्पोर्टेंट पब्लिक अकेजन को लेकर के, जैसे अगर कोई आपने किसी कॉलेज में स्टडी किया और उस कॉलेज का अगर गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, या उसका मिलेनियम हुआ, अगर इस तरह का जो है या 100 ईयर्स हुआ, अगर उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है तो उस अकेजन पर भी ओड लिखा जाता है। तो यू विल कम टू नो कि एक तो यह क्या किया जाता है, इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, इसमें जो है चीजों को एड्रेस किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एड्रेस के साथ साथ यू विल कम टू नो कि समटाइम्स इसमें क्या किया जाता है, इट कमीमोरेट्स एन इंपॉर्टेंट पब्लिक अकेजन। नेक्स्ट पॉइंट करके फिफ्थ पॉइंट करके आपको लिखना है, इट समटाइम्स समटाइम्स इट कमीमोरेट्स, COMMEMORATES, sometimes it commemorates, what commemorates, पब्लिक अकेजन। कोई ऐसा पब्लिक अकेजन होगा जहां पर जो है इसको क्या किया जाता है, कंपोज किया जाता है पब्लिक अकेजन को लेकर के। तो यू विल कम टू नो कि इस तरह की चीजें हमें ओड में देखने को मिलती है। तो आई एम टेलिंग यू द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की इट्स अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, लॉन्गर देन लिरिक होता है, राइमिंग होता है, और इसमें चीजों को एड्रेस किया जाता है। इट इज नॉट रिटन फॉर बट टू, एंड आई आल्सो टोल्ड यू कि जो ओड है समटाइम्स इट कमीमोरेट्स या इट इज composed in the it commemorates an important public occasion। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना, पॉइंट नंबर 6, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इट इज एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। ये एम एच एब्राम्स की लाइन है, इट इज एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। इट इज एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। इट इज एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल। ये यही सेम लाइन ही दिया गया था कि ये किसकी खासियत होती है, एंड एलिवेटेड इन टोन एंड स्टाइल, टोन एंड स्टाइल।
and elevated in tone and style. So you will come to know कि it is exalted in subject matter and elevated in tone and style. तो it's another important thing जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि it is exalted in subject matter and elevated in tone and style. Elevated in tone and style. It is exalted in subject matter and elevated in tone and style. सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दीज थिंग्स या व्हेन यू गेट तो जो पॉइंट लिखा गया कि इट इज एग्जॉल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा वह बहुत ही एग्जॉल्टेड होता है, शानदार होता है। किसी रिडिकुलस चीज को, किसी ऐसे चीज को जो पेटी इश्यूज होता है, जो ट्रिवियल होता है, जो ट्रिफल होता है, जो माइनर होता है, या उन सब चीजों को लेकर के ओड को नहीं लिखा जाता, बल्कि वह क्या है, डिग्निफाइड और सीरियस कंपोजिशन है। सब्जेक्ट मैटर भी उसका गंभीर विषय वस्तु को, गंभीर मुद्दों को लेकर के उसको लिखा जाता है। और साथ ही साथ इसका जो टोन होता है, जो स्टाइल होती है, वह एलिवेटेड होती है, बहुत ही सुपर्ब होती है, बहुत शानदार ढंग से होती है। दूसरा चीज उसी से रिलेटेड है कि ना तो इसका सब्जेक्ट मैटर और ना ही उस सब्जेक्ट मैटर का ट्रीटमेंट ट्रिवियल या अनडिग्निफाइड होगा। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आई थिंक सेवेंथ पॉइंट। नीदर द सब्जेक्ट मैटर नॉर इट्स ट्रीटमेंट कैन बी ट्रिवियल। ये पॉइंट भी पूछा जा चुका है। नीदर द सब्जेक्ट मैटर, ओड का जो सब्जेक्ट मैटर होगा, नीदर द सब्जेक्ट मैटर नॉर its treatment, its treatment, its treatment can be trivial or undignified, can be trivial or undignified, undignified। ना तो उसका सब्जेक्ट मैटर जो है और ना ही और कोई चीजें क्या होंगी, वो ट्रिवियल या अनडिग्निफाइड होंगी। यू कांट गेट दीज थिंग्स। नीदर द सब्जेक्ट मैटर नॉर इट्स ट्रीटमेंट कैन बी ट्रिवियल और अनडिग्निफाइड। यह कभी भी ट्रिवियल या अनडिग्निफाइड नहीं होगा। ट्रिवियल का मतलब होता है पेटीज, ये सब चीजें। इसके अलावा जो है, जो पोएट है वह खुद इतना कॉन्शियस होता है कि मैं जिस सब्जेक्ट मैटर को चूज कर रहा हूं, वह सब्जेक्ट मैटर कितना ज्यादा डिग्निफाइड है, कितना ज्यादा सीरियस है। तो यू फाइंड द कॉन्सेप्ट दैट द पोएट इज ऑलवेज कॉन्शियस। यू डोंट नीड टू राइट इट, क्योंकि वही बातें जो है दूसरे ढंग से कही जा रही हैं। बट आपको समझने की जरूरत है कि जो पोएट होता है वह काफी कॉन्शियस होता है कि जब मैं ओड को लिख रहा हूं तो उसमें किस तरह का सब्जेक्ट मैटर मैं चूज कर रहा हूं, और उस सब्जेक्ट मैटर का प्रेजेंटेशन क्या है, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि द पोएट इज मच सीरियस इन चूजिंग द सब्जेक्ट मैटर and the manner of its presentation. You have to write down in this way: the poet is much serious in choosing the subject matter. The poet is much serious in choosing the subject matter and the manner of its presentation. And the manner of its presentation. Manner of its presentation. presentation. प्रेजेंटेशन। पोएट जो है क्या करता है कि जब भी ओड को कंपोज करेगा तो उसके माइंड में कंपोज करने से पहले एक चीज दिमाग में जरूर आएगी या क्लिक करेगी कि मैं किन सब्जेक्ट मैटर को लिया हुआ हूँ
और जिन सब्जेक्ट मैटर को मैंने लिया है वो कितना फ्रूटफुल है, कितना सीरियस है, कितना डिग्निफाइड है। और जब मैं इसको कंपोज करने जा रहा हूँ तो मेरा मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, या what type of style I have taken to present that subject matter, what type of style I have choose to treat that subject matter. So choosing in subject matter and treating in subject matter, both you will find that कि at both places the poet is highly serious. जो poet है वह काफी ज्यादा सीरियस होता है। तो ये सारी की सारी चीजें लिरिक की खासियत है, जो पॉइंट वाइज हमें पता होना चाहिए, हमारे माइंड में होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लिरिक है यह लॉन्गर देन लिरिक, सॉरी, जो ओड है यह लॉन्गर देन लिरिक होता है। उसमें मतलब काफी ज्यादा जो है उससे बड़ी होती है जो लिरिक पोयम होती है। इस तरह की चीजें हैं। और दूसरा चीज जो है यह हमेशा एड्रेस फॉर्म में होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सब्जेक्ट मैटर डिग्निफाइड होता है, सीरियस होता है, ट्रीटमेंट भी उसका जो है क्या होगा, सीरियस होगा। और कभी कभार मैंने आपको ये बताया कि ओड जो है क्या होता है कि पब्लिक अकेजन को भी लेकर के कोई नेशनल जुबली आप कर रहे हैं, या कोई ऐसा इवेंट हुआ, या किसी चीज का फाउंडिंग ऑफ अ ग्रेट यूनिवर्सिटी हुई, उसका डे आपको मना रहे हैं। जैसे अभी बीएचयू का 100 साल पूरा हुआ था 4-5 साल पहले, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 साल अभी 2020 में ही पूरा हुआ। तो जो ये सब 100 साल जो एक अकेजन आता है, उस अकेजन पे अगर आप उस चीज को लेकर के कंपोज करते हैं, लिखते हैं, तो वह पार्टिकुलर चीज क्या कहा जाएगा, वह पार्टिकुलर चीज आपका ओड अ, ओड की कैटेगरी में आएगा। उस अकेजन पर अगर आप सीरियस सब्जेक्ट मैटर ले करके और उसको आप एड्रेस करते हैं, ना कि उसको डेडिकेट करते हैं, तो मेरे शब्दों को ध्यान में रखिएगा। एड्रेसिंग इज अनदर थिंग, डेडिकेशन इज अनदर थिंग। जब आप डेडिकेट करते हैं तो वहां पे प्रीपोजिशन फार का यूज किया जाएगा, लेकिन जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो वहां पर प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। इसीलिए यू विल कम टू नो कि ये जो है मतलब प्रीपोजिशन का मतलब मैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फार का मतलब है कि समवन के लिए वहां पे। नहीं तो आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाइएगा कि ग्रामर में क्या चीजें हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि फॉर वहां पे अगर आ रहा है तो इट मीन्स दैट कि इट्स फॉर समवन। जैसे जो भी आपका शुरू में जो भी सोनेट आया हुआ था, वो सोनेट ज्यादातर डेडिकेट किया गया है, उन लोगों ने अपनी बिलव्ड को डेडिकेट किया हुआ है, या उनको लेकर के चीजें रखी गई है, लेकिन इसमें एड्रेस किया जाता है। अब उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए जो ओड है वह टाइप्स ऑफ ओड करके आपको हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ ओड। ओड जो है दो तरह से है, और वह दो तरह का ओड कौन कौन सा, सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ ओड है दैट इज द ग्रीक, द डोरियन और पिंडारिक ओड। द डोरियन और पिंडारिक ओड और रेगुलर ओड, ये तीनों नाम आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। द डोरियन आर पिंडारिक ओड आर रेगुलर ओड, REGULAR, ये पहले टाइप का ओड है। मैंने बताया कि ओड जो होगा वह दो तरह से होगा। जो पहला ओड है उस पहले ओड का क्या नाम है, उस पहले ओड का नाम द डोरियन और पिंडारिक ओड आर रेगुलर ओड। दिस इज द पॉइंट। और इसका नाम देखिए, डोरियन क्यों पड़ा, पिंडारी क्यों पड़ा, रेगुलर क्यों पड़ा। जो डोरियन ओड है वह वहां की डिस्ट्रिक्ट, डोरियन जो है उस डिस्ट्रिक्ट या उस जगह का नाम है जहां पे यह ओड आया जो है। और इस ओड को पिंडारी ओड इसलिए कहते हैं कि यह ओड जो है पोएट पिंडर के नाम पर रखा गया है। इसको लाने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, पोएट पिंडर को दिया जाता है। और इसको रेगुलर ओड क्यों कहा जाता है, रेगुलर ओड इसलिए कहा जाता है कि इसका सेट स्टैंजा फॉर्म है। तो मैं तीनों पॉइंट लिखवा दे रहा हूं। डोरियन रिफर्स टू प्लेस, रिफर्स टू प्लेस, पिंडर इज द नेम ऑफ द पोएट,
पिंडर इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएट। देखिए ये मैंने मार्क कर दिया, एरो मार्क, ताकि समझ में आ जाए। तो डोरियन रिफर्स टू प्लेस, इट रिफर्स टू प्लेस। पिंडर इज द नेम ऑफ द पोएट। और जो रेगुलर है, रेगुलर ओड रिफर्स टू सेट स्टैंजा फॉर्म। सेट स्टैंजा फॉर्म, इसका जो स्टैंजा फॉर्म है वो कैसे है? सेट स्टैंजा फॉर्म। तो यू विल कम टू नो कि ये चीजें रही हैं कि इसका अपना सेट स्टैंजा फॉर्म रहा। रेगुलर वुड रिफर्स टू सेट स्टैंजा फॉर्म। तो आई थिंक कि आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा सबसे बड़ा चीज है जो हमें ध्यान में रखना है कि जब आप इसकी सेट स्टैंजा फॉर्म की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले जो वहां से जो क्वेश्चन आया हुआ वो मैं आपको बता दूं कि वेन एवर यू टॉक अबाउट सेट स्टैंजा फॉर्म, तो ध्यान में आपको रखना कि इसके स्टैंजा फॉर्म को 3 हिस्सों में बांटा गया है। स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूं यहीं पे। एंड इपॉड। यू विल कम टू नो कि when I talk about set stanza form, then you will come to know कि it has been divided into 3 stanza। पहला स्ट्रॉफ, दूसरा एंटी स्ट्रॉफ, और तीसरा इपोड। स्ट्रॉफ उस स्टैंजा को कहते थे जब ग्रुप में इसके जो सिंगर होते थे या सिंगिंग में कंडीशन में होता था, इसमें म्यूजिक भी है, सिंगिंग भी है। तो जब ग्रुप में इनके सिंगर जो है क्या करते थे, राइट से लेफ्ट जाते थे। जैसे राइट से लेफ्ट की ओर जब भी वो जा रहे, जिस स्टैंजा को गाते हुए जाते थे, तो उसको स्ट्रॉफ कहा जाता था। आपको बस इतना ध्यान में रखना है, स्ट्रॉफ, स्ट्रॉफ मींस जो सिंगर होते थे वे राइट से लेफ्ट की ओर जाते थे। राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वे जाते थे। और जब वे अपोजिट डायरेक्शन में वापस आते थे, मतलब एंटी स्ट्रॉफ जो होगा, एंटी स्ट्रॉफ जो होगा वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। तो स्ट्रॉफ का मतलब राइट टू लेफ्ट और एंटी स्ट्रॉफ का मतलब लेफ्ट टू राइट। तो कुछ स्टैंजा ऐसे होते थे जो राइट टू लेफ्ट जाते हुए गाते थे, उसको स्ट्रॉफ कहा जाता था। जब वहां से वापस आते थे अपोजिट, लेफ्ट से राइट की ओर, उसको एंटी स्ट्रॉफ कहा जाता था। लेकिन एक जगह ऐसी भी होती थी जहां पे वे थोड़ी देर रुक करके जाते थे, गाते थे, तो उसको इपोड कहा जाता है। इपोड, EPODE। इपोड का मतलब होता है स्टेशनरी कंडीशन, ठहर करके, STATIONERY। आय रेशमा, स्टेशनरी कंडीशन। 1 मिनट आप लोग वेट करें। रेशमा सबसे पहले तो वो रखा हुआ है, दूध गर्म कर देना, चाय और पूजा बनाना। और उस उधर पर वो जो फल रखा हुआ है, हाँ, उस फल को जो है उसमें से जो सेब है वो काट करके उसमें रख देना। क्या नाम है? एक प्लेट में नहीं, टिफिन में, क्योंकि कॉलेज से देर बहुत आएगी आजकल, बहुत काफी देर हो जाएगी। और उसके अलावा जो है ये वाला तो अभी दोनों काट देना, इसको छील के काट के देना। और ये जो है मैं उसमें ड्राई कर रखूंगा, ये दोनों काट के। और बनेगा क्या? अब देखो क्या भी है, पालक है नहीं, और उसमें देखो क्या क्या भिंडी रखी है, चटनी है, रोटी हो रही है नहीं, रोटी हाँ उसमें देखो फिर। तो ये तो अभी रोटी गर्म कर देना तो।
नहीं, चाय कुछ ना बनाओ, बस केवल दूध गर्म करो, रोटी गर्म करके रखो यहाँ पे, और दाल बना दो, सब्जी है ही ये, भिंडी हो जाएगी आपकी, हाँ सब्जी है ये, थोड़ा सा दाल बना देना, और बस दिन भर के लिए रोटी 4-5 बना देना। So yeah, are you getting my voice? हेलो? या ठीक ठीक, ओके। या जी जी जी। नहीं, बिल्कुल, एक्चुअली में अभी मेरे पास ऐसा सिचुएशन है कि अ, अब जैसे आपसे भी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। और लेकिन मजबूरी है कि अगर मैं जो है इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, तो पूरा लेक्चर जो अभी तक पढ़ाए हुए वो सब का सब खत्म हो जाएगा। फिर से जी। अच्छा अच्छा। मतलब म्यूट करके ये चीज। ठीक ठीक, ओ। एक एक करके आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आ, मैंने पिंडर बताया था अभी तक, एक राइटर। मैंने वहां पे कोई उसमें नहीं, मैंने बताया था कि कोई भी पोएट जब इस चीज, म्यूट कर लीजिए, एक आवाज आ रही कहीं से। देखिए, सबसे पहला काम, आप लोग अपने आप को म्यूट करिए, जितने भी लोग हैं। अब दूसरा चीज है कि जब भी आप बात करिए तो एक एक आदमी जो है करे, और उसके बाद वो जैसे ही अपनी बात को खत्म कर ले वो भी म्यूट कर ले, बिकॉज मुझे मौका मिलना चाहिए अपनी बात को कहने के लिए। गजेंद्र जी, जो आप पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने वहां पे बताया था, मैंने कहा था, मैंने किसी पोएट का नाम नहीं लिया था, मैंने कहा था कि जो पोएट होता है वह काफी हद तक कॉन्शस रहता है जब भी वह कोई सब्जेक्ट मैटर ओड को लेकर के चूज करता है कि मुझे ये सब्जेक्ट मैटर जो है क्या करना है, उसमें रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यू विल कम टू नो कि मैंने ये बताया था कि जब भी वह सब्जेक्ट मैटर को चूज करेगा, तो वह जो है उसका ट्रीटमेंट को भी बेहतर बनाता है। दो बातें वहां पे, मैंने किसी पोएट का नाम नहीं लिया था। जी, अब और बताइए क्या कहना है किसका। नहीं, मैं, वो राइटर है, वो एम एच एब्राम्स जो है वो पोएट नहीं है, वो एक राइटर है, जहां से ओट की डिफिनीशन को लेके मैं बता रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाइनें जो है वहां पे डायरेक्ट ऐसी पूछी जाती हैं। एम एच एब्राम्स इज अ क्रिटिक, ही इज नॉट अ पोएट। तो ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा ये लाइनें किसने, मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि ये बात जो है एम एच एब्राम्स ने अपनी बुक अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में कहा हुआ है। वहां से लेके सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रख, आई एम नॉट सेइंग कि अनम्यूट, आई एम सेइंग कि म्यूट योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड,
आई जस्ट टोल्ड यू कि ये चीजें कैसे होती है, कैसे शुरू होती है। स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड देन इपोड। थर्ड पॉइंट आई वांट टू से कि when you go with these things, when you come to know, then important thing is what? Then important thing is कि you should try to understand the whole situation कि why the particular ode has been called regular ode. It has been called regular ode because there is set stanza form। पहले स्टैंजा को स्ट्रॉफ, दूसरे स्टैंजा को एंटी स्ट्रॉफ, तीसरे स्टैंजा को इपॉट। मतलब ऐसा नहीं कि वो तीन स्टैंजा में है। हो सकता है कि जब वह स्ट्रॉफ में हो तो दो स्टैंजा, एंटी स्ट्रॉफ में दो स्टैंजा और इपॉट में एक स्टैंजा, बट पूरा पोयम इसी तीन स्ट्रक्चर में बांटा जाता है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यह ओड है, जिस ओड को हमने डोरियन ओड कहा है, इस डोरियन ओड को हम कोरिक ओड भी कहते हैं। तो एक चीज आपको और मुझे एक्सप्लेन करना है कि इट इज आल्सो नोन एज कोरिक ओड, CHORIC। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड कोरिक ओड? बिकॉज जो भी इसका अपना पोयम का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसमें जो है उस पार्टिकुलर चीज को क्या किया जाता है, सिंगिंग कंडीशन में होती है एंड एकम्पनीमेंट ऑफ अ डांस। यू विल कम टू नो कि जो भी उसके होते हैं, कोरी क्यों कहा गया? बिकॉज इट इज संग एंड ऑलवेज इट इज संग इन ग्रुप। अगर आपको याद होगा, मैंने जब कोरस पढ़ाया था तो कोरस में भी मैंने कहा था कि कोरस वास क्या था, एक ग्रुप ऑफ सिंगर था। और मैं यहाँ ये नहीं कहता यहाँ पे कोरस है, लेकिन इसको कोरिक सॉन्ग कहा गया। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, एक तो ये इसमें सिंगिंग होता है, सिंगिंग के साथ साथ डांसिंग भी होता है। तो इट इज नोन एज कोरिक सॉन्ग या कोरिक और बिकॉज इट हैज सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। शब्द अगर आपका क्लियर हो गया तो बाकी सारी फीचर वोट की बता दी गई, उससे उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको शब्द क्लियर होना चाहिए। स्ट्रॉफ क्या है, एंटी स्ट्रॉफ क्या है, इपोट क्या है, कोरिक क्या है, पिंडर क्या है, डोरियन किसके नाम पर रहा है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि ये चीजें रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि जब इस पार्टिकुलर चीज को हम वो करते हैं, एक प्रेजेंट करते हैं कि ये ऐसी चीजें रही है या इसमें ये सब चीजें, तो इसका अपना शुरुआत कहाँ से होता है? इसकी जो शुरुआत है वह ग्रीक से होती है। इट इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। इट इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। इट इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। इसकी ओरिजिन जो है कहाँ से हुई है? ग्रीक से हुई है। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है, दैट इज व्हाट, कि यू विल कम टू नो कि ये जो ओड है ग्रीक में तो आया, ग्रीक में इसकी चीजें रही हैं, बट द क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड कि हाउ डू यू फाइंड इट इन ग्रीक। पिंडर का क्या था कॉन्सेप्ट? नो, नॉट एट ऑल। अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर था ओड का वो पूरा क्लियर हो गया, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस कहाँ से आएगा कि इंग्लिश लिटरेचर में इसका क्या रहा है या कैसे आप उसको देखते हैं। तो सबसे पहला चीज जो ध्यान में रखना है कि इंग्लिश लिटरेचर में जो पिंडारिक ओड है, यह जो है क्या है कि जो पिंडर ने लिखा या जैसे पिंडर ने एक तरह से उसको करने की कोशिश की, जो भी उन्होंने लिखा उस पार्टिकुलर चीज को हम यहाँ पर पाते हैं, उनको वैसे ही उन्होंने इमिटेट किया इंग्लिश राइटर्स ने। और जो इंग्लिश लिटरेचर में जो राइटर्स है उनमें से एक बड़ा नाम है टॉमस ग्रे का, जो इसको इमिटेट करते हैं। टॉमस ग्रेज द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड। द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड बार्ड। बार्ड अलग है, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी पे वो चीज बंद हो जा रहा है। मतलब उन्होंने दो वर्ड लिखा हुआ है। पहला है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी
एंड द सेकेंड इज बार्ड। ये दोनों जो है ऐसे एपिक सॉरी ऐसे ओड रहे हैं जो किसके द्वारा लिखे गए हैं, थॉमस ग्रे के द्वारा। एंड दे आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पिंडारिक ओड। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन थॉमस ग्रेज द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड bard are an example of Thomas Gray's The Progress of Poesy and Bard are an example of Pindaric ode। और इसको सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में जिस आदमी ने इंट्रोड्यूस किया उनका नाम है बेन जॉनसन। क्या? नहीं, बार्ड के लिए किसका बार्ड? बार्ड की थॉमस ग्रे की बार्ड की बात कर रही है? नहीं, आई डिडंट गेट दिस पॉइंट, नॉट एट ऑल, टिल नाउ आई डिडंट गेट दिस पॉइंट कि कभी किसी से ये आया हुआ हो। उनका एलिज उनका जो एलजी आया था, थॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वो यू विल गेट कि वो हर जगह है और वो सारी चीजें वी गेट दोज पॉइंट, बट वी डोंट गेट कि ये चीजें रही है। नहीं, हीरोइक कपलेट इज अनदर थिंग। हीरोइक कपलेट वर्स फॉर्म होता है, क्वार्टेन जो है स्टैंजा फॉर्म होता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे। तो आई एम टेलिंग यू कि जो बेन जॉनसन रहे हैं, बेन जॉनसन ने सबसे पहले जो है क्या किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो बेन जॉनसन इंट्रोड्यूस्ड Pindaric ode first time in English literature. Ben Jonson introduced Pindaric ode first time in English literature. First time in English literature. English literature. LIT से लिटरेचर। और बेन जॉनसन ने जो ओड लिखा उस ओड का नाम था to the immortal memory and friendship of that noble pair, Sir Lucius Carey and Sir H. मॉरिसन। इसका टाइटल बड़ा है, मैं पूरा लिख दे रहा हूं। उन्होंने जो लिखा था उसका नाम क्या था? टू द इमॉर्टल मेमोरी, टू द इमॉर्टल मेमोरी, टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप to the immortal memory and friendship of that noble pair, of that noble pair, Sir Lucius Carey, Sir Lucius Carey, Cary, Sir Lucius Carey, and Sir H. Morrison, and Sir H. Morrison, Sir H. Morrison। ये जो ओड आया हुआ है, यह ओड 1629 में आया हुआ है और इसको लिखने वाले कौन रहे हैं? बेन जॉनसन रहे। इसका मतलब कि थॉमस ग्रे से पहले बेन जॉनसन ने रेगुलर ओड को जो है लाया, कहां पर लाया? इंग्लैंड में लाया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलर ओड को इंग्लैंड में कौन लाता है? रेगुलर ओड को इंग्लैंड में बेन जॉनसन लाते हैं। और जब बेन जॉनसन लाते हैं तो 1629 में वो एक ओड लिखते हैं जिसका नाम है टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर ल्यूसियस केरी एंड सर एच मॉरिसन। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि पिंडारिक ओड से रिलेटेड मैंने कुछ टर्म
आपको बताया, आपसे शेयर किया, उसमें से एक जो टर्म था स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ, इपोड, ये स्टैंजा स्ट्रक्चर था। दूसरा चीज मैंने आपसे ये शेयर किया कि ये जो रहा है यह पार्टिकुलर चीज, इसके अलावा डोरियन क्यों कहा गया, पिंडर क्यों कहा गया, पोयट के नाम पर, डोरियन जो है उस प्लेस के नाम पर जहां पर यह फ्लारिश हुआ था। एंड यू विल कम टू नो कि इसके अलावा एक उस लोकल जगह का भी नाम यूज किया जाता है जिसका नाम क्या था, लेस्बॉस। वहां की डायलेक्ट बोली जाती थी, तो एक आइलैंड था लेस्बॉस के नाम से। उस लेस्बॉस, ये आपको बस ध्यान में रखना है, या लिख दे रहे हैं कि लेस्बॉस इज द नेम ऑफ आइलैंड, इज द नेम ऑफ आइलैंड। जो लेस्बॉस है या आइलैंड का नाम है, उसका रिलेशन वहां पे भी था, मतलब एकदम लोकल स्तर पे भी बात हो रही है कि वो किस जगह आया। इसके अलावा जो है, जो आपको और ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पिंडर्स का जो ओड रहा है उसके साथ एक वर्ड जुड़ा है, दैट इज इनकोमियास्टिक। ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। इनकोमियास्टिक, MIASTIC, व्हाट इज इनकोमियास्टिक? रिमेंबर दैट कि इनको मियास्टिक वह ओड होता है जो किसी की प्रशंसा में लिखा गया या किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखा गया हो। तो एक चीज इसकी खासियत है कि अ टाइप ऑफ ओड रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन। अ टाइप ऑफ ओड, अ टाइप ऑफ ओड रिटन टू प्रेज, रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन, एंड ग्लोरीफाई समवन। तो यू विल कम टू नो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको मियास्टिक क्या है और इनको मियास्टिक किससे जुड़ा हुआ है। इट इज द पार्ट ऑफ डोरियन और पिंडारी कोड। तो उसमें जैसे और शब्दों को मैंने क्लियर किया, एक शब्द ये भी है कि इसको जो है इनको मियास्टिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह वर्ड ऐसा है जिसमें किसी की प्रेज या किसी की ग्लोरीफाई को लेकर के लिखा जाता है। और जो पिंडार, या शिल्पी जी, या एक्चुअली, yeah, Lesbos is actually, I used this word ki you will come to know sometimes as it is known as Dorian Ode. So Dorian is the name of a district, but in that district there was a locality, yeah, there was a particular place that was Lesbos. तो उसका जो लोकल जो प्लेस होगा कि वो लोकल प्लेस पे कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो लेस्बॉस से आया है। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शेक्सपियर वाज बॉर्न स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर, तो स्ट्रैटफोर्ड हो गया, एवन भी हो गया, वारविकशायर हमें पता है कि स्ट्रैटफोर्ड विलेज का नाम है, एवन रिवर का नाम है, वारविकशायर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ऐसे ही जो आपका डोरियन डिस्ट्रिक्ट था, उस डोरियन डिस्ट्रिक्ट में एक लेस्बोस आइलैंड था जहां पे सबसे पहले जो है इस ओड को एक शक्ल दिया गया, या वहां से वो आता है। हाँ हाँ, इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस, लेकिन वो प्लेस कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो प्लेस जो है डोरियन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड रहा है। तो व्हाट डिड आई टेल यू, आई जस्ट टोल्ड यू कि जो आपका इनकॉमियास्टिक वर्ड है वह किसको रिफर करता है, इट रिफर्स टू a type of ode written to praise and glorify someone, but remember that कि यह किसका हिस्सा है, इसी पिंडारिक का ही हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि जो पिंडारिक ओड रहा है उसमें समटाइम्स इट वाज आल्सो रिटेन इन द ऑनर ऑफ गॉड एंड गॉडेस। तो देन रिमेंबर दैट ये भी पॉइंट आप लिखिएगा, समटाइम्स, समटाइम्स इट वाज रिटेन
in the honor of god and goddess. God and goddess. Goddess. Sometimes it was written in the honor of god and goddess. Sometimes it was also written uh, on the occasion of victory of the rulers or athlete. Sometimes sometimes it was written to commemorate the victories of rulers or athletes. athletes, athletes. So what I want to tell you कि you will come to know कि वो चीजें जो है लिखी गई है, कब लिखी गई है, कुछ दूसरे भी अवसर आए हुए हैं। तो समटाइम्स इट वाज रिटन टू कमीमोरेट द विक्ट्रीज ऑफ रूलर आर एथलीट्स। और जब भी ये विक्ट्रीज को लेकर के लिखी गई है, देन इट वाज नोन एज ट्रिम्फल ओड। ध्यान में रखिएगा कैसे सब्जेक्ट मैटर डोरियन में ही कैसे चीजें बदल रही हैं। जब भी यह विक्ट्रीज को लेकर के लिखी गई है, तब उसको क्या कहा गया, ट्रिम्फल ओड, TRIUMPHAL। तो यू विल कम टू नो इनकोमियास्टिक एक वर्ड मैंने क्लियर किया, दूसरा वर्ड मैंने क्या क्लियर किया, ट्रिम्फल मैंने क्लियर किया। उसके पहले स्टैंजा स्ट्रक्चर को लेकर मैंने स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्राफ, इपोर्ट को मैंने क्लियर किया। फिर मैंने डोरियन को पहले ही क्लियर कर दिया था, पिंडर को मैंने पहले क्लियर कर दिया था, रेगुलर क्यों कहा जाता है उसको मैंने क्लियर किया। अभी मैडम ने पूछा था लेस्बॉस किस क्या है, या लेस्बॉस इसको क्यों एक वर्ड आता है, उसको लेकर के मैंने क्लियर किया। तो अभी तक के पूरे लेक्चर में दो बातें हुई है, ओड क्या है, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ओड का जो पहला टाइप है जिसको हम लोग पिंडारी ओड कह रहे हैं या डोरियन ओड कह रहे हैं, उसको लेकर के बातें हुई है कि आखिर उसको की क्या-क्या खासियत है। उसकी खासियत में वर्ड इनकोमियास्टिक एक आया जो कि रिटन ये टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन। एक और आता है ट्रिम्फल, कि अगर वह ओड जो है किसी विक्ट्रीज ऑफ रूलर या एथलीट्स को कमीमोरेट करता, उसकी याद में जाकर के लिखा गया है, तब हम उसको एक और भी नाम दे सकते हैं, वो क्या कहा जाएगा, आपका ट्रिम्फल ओड। तो इस तरह के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के लिखा गया है। फिर से मैं बता दूं, जब भी ओड सब्जेक्ट मैटर आता है, जब भी ओड सब्जेक्ट मैटर को लेकर के कोई बात कही जाती है, तो द पोएट इज वेरी कॉन्शियस इन चूजिंग द सब्जेक्ट मैटर, आल्सो द ट्रीटिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर, वह बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है। तो सो यू विल कम टू नो ऑल दीज थिंग। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल you, there is another type of ode, that is the Horatian ode. Next is the Horatian ode, Horation, Horatian ode. एंड देन रिमेंबर दैट कि यह जो होरेशन ओड था, यह लैटिन पोएट होरेस के नाम पर, लैटिन पोएट होरेस, लैटिन पोएट होरेस। Just I want to know ki what the time by your watch, because you all have given me. Can anyone tell me? 8:56. It means that we have time. We can conclude it. Yeah, yeah. So remember that कि होरेशन ओड लैटिन पोएट होरेस के नाम पर, नंबर वन पॉइंट। और दूसरा जो होरेशन ओड है, इसका जो नंबर ऑफ स्टैंजा होता है, इसमें सारी चीजें इरेगुलर होती है, इरेगुलर स्टैंजा फॉर्म।
जैसे उसमें डेफिनिट स्टैंजा था, स्ट्रोफ था, एंटी स्ट्रोफ था, इपोट था, उस तरह का स्ट्रक्चर आप नहीं पाएंगे। बल्कि इसमें क्या होगा, इसमें जो है इरेगुलर स्टैंजा, इरेगुलर स्टैंजा फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसका जैसे जो डिवीजन था, एक चीज जो है ध्यान में रखना, देयर इज अ वर्ड, कि इसका इसका डिवीजन हम ट्रायड में नहीं पाते हैं। देयर इज नो ट्रायड इन होरेशन ओड, देयर इज नो ट्रायड। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब लिटरेरी टर्म का हिस्सा है, पूछा जा चुका। ट्रायड, देयर इज नो ट्रायड इन होरेशन ओड। देयर इज नो ट्रायड इन होरेशन ओड। होरेशन ओड में ट्रायड नहीं है। अब आप कहेंगे ट्रायड क्या है? ट्रायड का मतलब जो सेट स्टैंजा फॉर्म जो तीन हिस्सों में बांटा गया था, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड, इन तीनों को मिला करके एक नाम दिया गया, उसको क्या नाम दिया गया? ट्रायड। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ट्रायड refers to the division of division, division of Pindaric ode into strophe, anti-strophe, strophe, anti-strophe, strophe, anti-strophe, and epode, epode, and epode. You will come to, yeah, जो ट्रायड है, इट रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ पिंडारिक ओड इनटू स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड। इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम ट्रायड दिया गया है। तो आपको ये समझना है कि ट्रायड जो है पिंडारिक ओड में तो है, लेकिन ट्रायड जो है कहाँ पे नहीं है? होरेशन ओड में नहीं है। और एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, कि मैंने आपको एक पॉइंट पहले बता दिया था। वो पॉइंट ये था कि लेस्बॉस को लेकर के, तो जो लेस्बॉस है, लेस्बॉस का वो जगह जरूर वहां पे, लेकिन लेस्बॉस का जो रिलेशन है वह इस ओड से है, होरेशन ओड से है। लेस्बॉस चूंकि जगह का नाम था, आई जस्ट टोल्ड यू कि हाँ वो एक लोकल आइलैंड या एकदम वहां पे जाकर के वो इंडिकेट करता है। बट लेस्बॉस इज रिलेटेड टू, what Lesbos is related to Horatian ode. You can just write down this point. लेस्बॉस जगह का रिलेशन जो है पिंडारिक ओड से नहीं रहा है, लेस्बॉस जगह का रिलेशन होरेशन ओड से रहा है। लेस्बॉस इज रिलेटेड टू, इज रिलेटेड टू होरेशन ओड, जस्ट होरेशन ओड, HORATION, होरेशन ओड। Lesbos is related to Horatian ode. इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखना है कि इस पार्टिकुलर पूरे के पूरे का जो इसका पोयम रहा है, होरेशन ओड जो रही है, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नोमोस्ट्रोफिक्स। ये भी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, नोमोस्ट्रोफिक, नोमोस्ट्रोफिक्स। यू विल कम टू नो कि जो नोमोस्ट्रोफिक रहा है, that is written in a single repeated stanza,
written in a single repeated stanza. repeated, repeated stanza. रिटेन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टैंजा, तो हमें ध्यान में रखना है कि जो ये ओड है कि रिटेन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टैंजा, उसको लिटरेरी टर्म में क्या कहा जाता है? नोमोस्ट्राफिक। इसका मतलब ये हुआ कि ओरेशन ओड में एक स्टैंजा ऐसा होगा जो कि कई बार रिपीट किया जाएगा, इसे लिखा गया रिटेन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टैंजा। कोई एक पार्टिकुलर स्टैंजा ऐसा जरूर होगा जो पोयम में वो चीज, उसकी लाइन या वो चीज जो है क्या कही जाएगी? रिपीट की जाएगी। तो दैट इज व्हाट, दैट इज नोमोस्ट्रॉफिक। एंड जस्ट आई वांट टू नो, टू गिव यू सम एग्जांपल। ऑलरेडी आप एग्जांपल से वाकिफ है, मैं फिर भी कुछ नाम लिख दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने, यू ऑल हैव डन यूजी पीजी, वहां पे आपको पता होगा कि अगर किंग ऑफ इंग्लिश ओड कहा जाता है तो किंग ऑफ इंग्लिश ओड किसको कहा जाता है? किंग ऑफ इंग्लिश ओड जॉन कीट्स को कहा जाता है। तो एक अब ये पॉइंट, जनरल पॉइंट आपको ध्यान में रखना, वो सब का सब चीजें खत्म हो गई, पिंडारी कोड और होरेशन ओड, ओड से रिलेटेड पॉइंट। वन थिंग बस, लेट मी कंप्लीट दिस पॉइंट। किंग ऑफ इंग्लिश ओड जॉन कीट्स, मैं 2 पॉइंट कर लूं फिर मैं आपकी बात पर आता हूं, नहीं तो दिमाग से स्लिप कर जाएगा। दूसरा चीज ये है कि मुझे बताना है कि जो होरेशन ओड रहा है, इसको पहली बार, जो होरेशन ओड को हम इरेगुलर ओड भी कहेंगे क्योंकि उसमें सेट स्टैंजा फॉर्म नहीं रहा है, इस होरेशन ओड को, जो इरेगुलर ओड रहा है, इसको पहली बार जिस आदमी ने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम अब्राहम काउले रहा है। होरेशन ओड, बस मैं 2 पॉइंट ये लिख लूं, आई एम जस्ट गेटिंग। होरेशन ओड was introduced into English literature, into English literature by Abraham Cooley, by Abraham. This is the name, Abraham Cooley, Cowley, Abraham Cooley. One thing I want to tell you कि when you get कि Abraham Cooley, तो उन्होंने जो लिखा हुआ है, जो उन्होंने उसका यूज किया है, उसका जो नाम है, दैट इज मतलब अब्राहम कूले ने जब उसको उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया या लाया जो है, तो वो एक पार्टिकुलर चीज को उन्होंने, उसको मतलब उन्होंने इरेगुलर ओड को तो लाया, लेकिन जो स्टाइल उनकी थी वो पिंडर की स्टाइल, प्रेजेंटेशन उनका पिंडर का था। अब्राहम कूले ने तो उसको इंट्रोड्यूस किया, और जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1656 में, बट imitated the style of Pindar, but imitated the style of Pindar। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पहला इरेगुलर ओड, जो इरेगुलर बगैर किसी स्टैंजा फॉर्म के, ये चीज कौन लाता है? अब्राहम कूले लाते हैं। लेकिन जो है स्टाइल उन्होंने किसकी फॉलो किया? पिंडर की। अब आप कह रहे होंगे सर ये दो तरह की बातें कैसे हो रही हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट मैटर था, जो उसका ट्रीटमेंट था, वह उन्होंने पिंडर को ही फॉलो किया, लेकिन उन्होंने उसको जो है अपने, एक चीज उन्होंने नहीं फॉलो किया। वो क्या नहीं फॉलो किया? ट्रायड नहीं फॉलो किया। ट्रायड क्या था? स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड। यह जो रेगुलर ओड का तरीका था, वह उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि उसको इरेगुलर स्टैंजा फॉर्म दिया। लेकिन स्टाइल और मैनर उन्होंने किसका लिया? उन्होंने उन्हीं का ही लिया। इसके अलावा जो है, अगर आप देखेंगे सेम यही चीज वर्ड्सवर्थ का जो ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी है, वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी,
इज एन एग्जाम्पल ऑफ irregular pindari code is an example of irregular pindari code is an example of irregular pindari code. पिंडारी कोड, तो आपको मैंने दो बातें बताई। मैंने एक चीज देखिए, मैं फिर से वो तीनों पॉइंट रिवीजन करा देना चाहता हूं। जो रेगुलर पिंडारी कोड है, रेगुलर पिंडारी कोड को अगर किसी आदमी ने इंट्रोड्यूस किया तो उसका नाम था बेन जॉनसन, जो पूरा उनके तरीके को उन्होंने एडॉप्ट किया। लेकिन इर्रेगुलर पिंडारी कोड को अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो उसका नाम है अब्राहम कूले। ये सब चेंजेस कहाँ पे हो रहा है? इंग्लिश लिटरेचर में हो रहा है। पिंडर के जमाने में नहीं हो रहा था। पिंडर ने एक सेट स्टैंजा फॉर्म लाए हुए थे। वह सेट स्टैंजा फॉर्म क्या था? स्ट्रॉप था, एंटी स्ट्रॉप था, इपोर्ट था, उन्होंने उसी में ही लिखा। लेकिन जब उनकी नकल करके इंग्लिश लिटरेचर में लोगों ने लिखना शुरू किया, तब उसमें दो तरह के लोग आते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं पिंडर के तरीके को एज इट इज फॉलो करूंगा। लेकिन दूसरा ग्रुप ऐसा आता है जो कहते हैं हम सब्जेक्ट मैटर और स्टाइल तो फॉलो करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंजा हम नहीं फॉलो करेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर को, स्टाइल को जिन्होंने फॉलो किया लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंजा को नहीं फॉलो किया, मैंने दो नाम बताया। एक नाम अब्राहम कूले और दूसरा नाम मैंने आपको क्या बता दिया? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बातें आपको क्लियर हो गई? यहाँ पे समझ में आया मेरी बात? किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो? जी भूपेन जी। हाँ, जब भी इंट्रोड्यूस की बात आएगी तो इंट्रोड्यूस में जो सबसे पहले आता है वही इंट्रोड्यूस करेगा। बेन जॉनसन पहले आए हुए हैं, अब्राहम काउले बाद में आते हैं। लेकिन अगर ये चीज जो है डेफिनेट पूछता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड irregular पिंडारी कोड एंड हु इंट्रोड्यूस्ड रेगुलर पिंडारी कोड, अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तब तो आपको पता है कि जो रेगुलर यूज किया गया है बेन जॉनसन ने यूज किया है, जो इरेगुलर यूज किया है उसको किसने यूज किया है? अब्राहम काउले ने यूज किया हुआ है। देन यू विल कम टू नो कि वो चीजें कहाँ पे जाके स्टैंड हो रही हैं। डिड यू गेट द पॉइंट आर नॉट? अगर केवल क्वेश्चन ये आता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड पिंडारी कोड इन इंग्लिश लिटरेचर, पिंडारी कोड को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो सीधे सीधे आपको किसका आंसर लिखना है? बेन जॉनसन को लिखना है। लेकिन अगर ये चीज आता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड इरेगुलर पिंडारी कोड, जब इरेगुलर पिंडारी कोड की बात आएगी तो इरेगुलर पिंडारी कोड में आपको कहां पर जाना है? अब्राहम कूले के साथ जाना है। कुल, हाँ, कुल मिलाकर के इसलिए मैं इस पे ठहर करके आपका जस्ट रिस्पांस भी मैं जानना चाहता हूँ, और थोड़ा सा ये चीज आपको कंफ्यूजन की ओर ले जा रहा होगा कि सारी चीजें उसी से रिलेटेड है, उसी में चीजें को आ रही हैं। और लेकिन फिर भी उसमें क्या किया गया है कि उसको दो तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूं कि जब ग्रीक ट्रेजेडी आई तो ग्रीक ट्रेजेडी में ये डिसाइड किया गया कि उसमें थ्री यूनिटीज होगी, उसमें हाइमार्सिया होगा, उसमें ट्रेजिक फ्ला होगा। लेकिन शेक्सपियर जब आते हैं तो कहते हैं मैं थ्री यूनिटीज को फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन मैं हाइमार्सिया को और ट्रेजिक फ्ला को फॉलो करूंगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ग्रीक ट्रेजेडी को शेक्सपियर ने नहीं फॉलो किया, ग्रीक ट्रेजेडी को शेक्सपियर ने फॉलो किया लेकिन कुछ बदलाव के साथ फॉलो किया। और आपको मैंने जब सोनेट पढ़ाया था तो सोनेट मैंने आपको बताया था कि सोनेट का जो पेट्राज का तरीका है, उस पेट्राज के तरीके को सर थॉमस याट ने फॉलो किया, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन हेनरी होवर्ड अल्लाह सरे ने नहीं फॉलो किया, उन्होंने उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। सब्जेक्ट मैटर फॉलो करते हैं, लब पर पेट्रार्च भी लिखते थे, लब पे हेनरी होवर्ड अल्लाह सरे भी लिखे, लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया, इन्होंने थ्री क्वार्टेंस और कपलेट में डिवाइड किया। ऐसे ही जो आपका पिंडारी कोड है, जब यह इंग्लिश लिटरेचर में आता है तो यू विल कम टू नो कि उसको जो है दो हिस्सों में देखने की कोशिश की जाती है, रेगुलर पिंडारी कोड
और इर्रेगुलर पिंडारी कोड, मतलब पिंडर तो है ही है, चूंकि पिंडर ने स्ट्रक्चर तैयार किया, पिंडर पहले पोएट थे, तो लोग किसे फॉलो करेंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे। लेकिन पिंडारिक ओड को लिखते समय कवियों के दिमाग में दो तरह से रहा है। एक तो ऐसे थे जो कहते थे कि मैं इनके सेट स्टैंजा को फॉलो करूंगा, दूसरे ऐसे थे जो कहते थे मैं सारी बातें करूंगा, लेकिन जो इनका स्टैंजा का तरीका वो मैं फॉलो नहीं करूंगा या नहीं किया। तो यू विल कम टू नो दीज पॉइंट्स। किसी को और कोई कंफ्यूजन? एक एक करके। शेक्सपियर ने क्या कहा आपने मैडम? किसमें थ्री? अपनी ट्रेजिडी में नहीं, कहीं से भी उन्होंने नहीं यूज किया है थ्री यूनिटीज। नहीं, आपने क्लास तो अटेंड किया होगा। मैंने जब ट्रेजिडी में पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत क्लियर जो उसके वीडियोस पूरे पढ़े हुए हैं कि शेक्सपियर ने थ्री यूनिटीज कहीं से नहीं फॉलो किया हुआ है। तो शेक्सपियर ने वर्ड कहाँ लिखा है मैडम? वर्ड की कोई बात ही नहीं आती शेक्सपियर से, वर्ड का कोई रिलेशन ही नहीं है। जी, और कोई? या इन द मेमोरी ऑफ, इन द मेमोरी, या that was what the question that is was the, yeah, when I talk about nomostroph it means that a particular stanza of that ode has been repeated again and again. Particular stanza of that ode has been repeated again and again, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ओड 12 स्टैंजा में लिखा गया है तो जो पहले वाला स्टैंजा होगा या ऐसा कुछ होगा, उसकी कोई लाइन या वो स्टैंजा जो हो सकता है कि एक से अधिक बार रिपीट किया गया हो उस पूरे 10 स्टैंजा में। अ पर्टिकुलर लाइन भी हो सकता है एंड मोर देन वन लाइन भी हो सकता है, या समटाइम्स द होल स्टैंजा। किंग ऑफ इंग्लिश और जॉन कीट्स। इतना ज्यादा वर्ड का किसी ने लिखा ही नहीं जितना कमांड जो है आपके उनको रहा है। जैसे अगर आप ये वर्ड्सवर्थ को कहते हैं कि हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ नेचर की बात करते हैं, ओड 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 जो है जानकीट से बेहतर किसी ने लिखा ही नहीं, और इतना लिखा ही नहीं है। बहुत सारा ओड, ओड ऑन ग्रेसियन, ऑन ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू, और उसके अलावा जो है ओड टू ऑटम। यू विल कम टू नो, कम से कम जब हम लोग एमए प्रीवियस में थे तो 7 या 8 वर्ड एमए प्रीवियस में पढ़ाया गया था जॉन कीट्स का, और उन्होंने ना जाने कितने लिखे हुए हैं। तो या अनडाउटली वी कैन जस्ट यूज, देखिए इंट्रोड्यूस एक अलग चीज है कि शुरुआत में आया, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में अगर ओड को किसी ने ऊंचाई पे ले गए या उसको पहुंचाए तो वो जॉन कीट्स को ही क्रेडिट दिया जाएगा। दो पोएट, दो चीजें, सेंसुअस इमेज, सेंसुअस अगर आपको याद होगा जब मैं इमेज पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था उनकी हर पोयम में सेंसुअस इमेज और ओड, ये चीजें का उनका अपना कमांड था उस पर जो है। आई विल टेक 1 or 2 मिनट। और किसी को कुछ, या या एक्चुअली मैडम, when we talk about triumphal ode, so triumphal ode is written on the occasion of the victory of ruler or athlete। ट्रिम्फ का मतलब ही होता है विजय प्राप्त करना। तो जब कोई रूलर जो है किसी दूसरे शासक पर या किसी दूसरे रूलर पर विजय प्राप्त कर लेता था, या कोई एथलीट वगैरह होता था, वो उस एथलीट में कोई आदमी विजय प्राप्त करता था, तो उस अकेजन पर या उस सब्जेक्ट मैटर को जिसमें विजय का कॉन्सेप्ट हो उसको लेकर के जो ओड लिखा गया उसी को क्या कहा गया? ट्रिम्फल ओड।
Yeah, victory of rulers are athlete. Victory of rulers are athlete. Uh, yeah, yeah. आई थिंक कि वी शुड गो अहेड, हमें आगे चलना चाहिए। हाँ, जी शिवपाल जी। किंग ऑफ वुड जॉन कीट्स को। अब्राहम काउले को जो है जो बताया गया है, अब्राहम काउले को ये कहा गया था कि अब्राहम काउले जो है पहले इंग्लिश पोएट है जिन्होंने पिंडर की पोइट्री को या पिंडर के ओट के तरीके को तो फॉलो किया, लेकिन उन्होंने जो है उनके स्टैंजा पैटर्न को नहीं फॉलो किया, इसलिए उसको क्या कहा गया, इरेगुलर पिंडारी कोड कहा गया। इरेगुलर पिंडारिक, पिंडर तो आ रहे हैं, पिंडर के तरीके को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो है रेगुलर जो स्टैंजा फॉर्म था, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और रिपोर्ट, उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। बेन बेन जॉनसन से ये पुटअप किया गया है कि बेन जॉनसन ने रेगुलर तरीके, बेन जॉनसन पहले पोएट थे जिन्होंने पिंडारी कोड को फॉलो किया, लेकिन उन्होंने स्टैंजा स्ट्रक्चर वही अडॉप्ट किया जो कि पिंडर ने किया हुआ था, इसीलिए उसको रेगुलर पिंडारी कोड उनके लिए क्रेडिट दिया जाता है। तो आई थिंक दैट नाउ वी हैव टू कंक्लूड आवर लेक्चर। और जो लोग जो है सेशन को ड्रॉप करना चाहते हैं दे कैन ड्रॉप, बाकी जो लोग हैं थोड़ा सा मुझे उनसे बात करनी है, मैं कोई कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। नाउ वी हैव राकेश जी, अंबिका जी, कुछ लोगों से मुझे बात करनी है, उनको मैंने इंडिविजुअली मैसेज भी भेजा हुआ है। निखत जी, प्रवीण मिश्रा, प्रवीण जी मैंने आपको मैसेज भेजा हुआ, प्लीज जस्ट सी दिस मैसेज और उस पे आप देखिए। मनीष, श्वेता मैडम है, कृष्ण कुमार, अली, दिनेश जी फ्रॉम बिजनौर, दिनेश जी। या या आई आल्सो सेंड यू अ मैसेज, उसको जस्ट चेक इट एंड सी। विनोद कुमार, जलील भाई, रेहान खान, राजेश, पूनम, विजेंद्र, रमेश कुमार, रकीब, देवेश, महेंद्र। ठीक है महेंद्र जी, मैंने आपको मैसेज भेजा, तीन चार लोगों से मुझे बात करनी थी और मैंने उनसे बात कर लिया है। तो नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू बाइंड अप द सेशन, वी विल मीट इन द इवनिंग एट 8 PM। अगर कोई टुडे आई विल बी हियर, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं मैसेज पे कर दूंगा आपको।